सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 21/8/2020 का कार्यपत्र। यह कार्यपत्र कक्षा 9 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख व्याकरण विषय पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्र। आज का विषय है समास। बच्चों, मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। 2 या 3 शब्दों के या पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त तो हो जाते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच का विभक्ति वर्सर्ग चिन्ह हटा दिया जाता है और समास के नियमों से बने शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर के लिए रसोई घर छोटा करके बना दिया जाता है और इसके बीच के विभक्ति या प्रसर्ग के लिए को हटाकर इसको रसोई घर बनाया गया है। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या सामासिक पद है। संस्कृत के समास से 2 से अधिक पदों को प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उनके वाक्य बड़े और कठिन लगते हैं, जबकि हिंदी में अधिकतर 2 पदों का समास होता है। पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पदों में समास के साथ कभी कभी उनके साथ में वर्णों में संधि भी होती है। समस्त पद के विभिन्न पदों को उसके विभक्ति के साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे तुलसी कृत का विग्रह तुलसी द्वारा कृत। तो आइए पढ़ते हैं समास के भेद, अर्थात समास कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। प्रथम, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। 3, द्विगु समास। 4, अवयवी भाव समास। 5, बहुब्रीहि समास और 6, द्वंद्व समास। तो आइए बारी बारी इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी पहचान क्या है, किस प्रकार हम इन्हें पहचानेंगे। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए जा सकते हैं। अर्थात इस समास में सभी कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात उनको हटा दिया जाता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति को होती है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यश को प्राप्त हमारा एक शब्द है, तो उसका जो समस्त पद बनेगा अर्थात समास बनेगा, तो वह बनेगा यश प्राप्त। सर्व को प्रिय एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, तो उसके लिए अगर हम समस्त पद या समास बनाएंगे तो वह बनेगा सर्व प्रिय। तो इसी प्रकार अगर हमने दूसरा एक और लेकर के समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण, मन से चाहा, यह करण तत्पुरुष की विभक्ति का यहाँ पर लोप हो जाएगा से मन से चाहा।
से विभक्ति का यहाँ पर लोप कर देते हैं, अर्थात मन से चाहा को यहाँ पर समस्त पद बनाएंगे मन चाहा। तो बच्चों इस प्रकार तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कर्मधारय समास के विषय में। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है, अर्थात आपने अलंकार पढ़े हैं तो अलंकार में जिस प्रकार उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसी प्रकार यहाँ कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो देखते हैं एक उदाहरण के जरिए। पीतांबर, पीतांबर एक समस्त पद है, अर्थात एक समास है और समास विग्रह करने पर बनता है इसका पीला है जो अंबर, अर्थात प्रथम पद पीला है जो अंबर, वो अंबर की विशेषता बता रहा है। अंबर कैसा है? पीला है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमुख समास है और इसका समास विग्रह करने पर चंद्र के समान मुख, अर्थात यहाँ मुख की प्रशंसा की गई है और मुख को चंद्र के समान बताया गया है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध है, अर्थात उपमान उपमेय संबंध स्थापित किया गया है। इस प्रकार के सभी जो शब्द होते हैं उनमें कर्मधारय समास पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और द्विगु समास के बारे में जानते हैं। द्विगु समास, बच्चों द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि द्विगु समास में एक संख्यावाची समास होता है और इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, अर्थात उसमें किसी संख्या का वर्णन होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समूह, पंजाब अर्थात 5 आबों या नदियों का समूह, शताब्दी अर्थात 200 शब्दों का समूह, पंचरत्न अर्थात 5 रत्नों का समूह। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप द्विगु समास को समझ सकते हैं। इसमें प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। इस समास में पहला पद अवयव होता है और इसके योग से समस्त पद भी एक अवयव बन जाता है और समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप ले लेते हैं, यथाशक्ति, यथा समय। यथा समय का समास विग्रह करने पर समय के अनुसार, यथाशक्ति का समास विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार, बेखटके बिना खटके के, बेखबर बिना खबर के, रातों रात रात ही रात में। इस प्रकार इसमें जो समस्त पद होता है वह भी अवयव बन जाता है और इसका विग्रह करने पर भी दोनों पद जो होते हैं वह भी अवयव ही होते हैं। तो इसकी पहचान भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो 5वां समास है बहुब्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर सुन के आपको क्या किसी अन्य भाव की आपके मन में कोई कल्पना बनती है? तो अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो बनता है लंबा उदर है जिसका। तो किसका उदर है लंबा? तो हमारा ध्यान जाता है गणेश की ओर। एक और उदाहरण लेते हैं, मुरलीधर। तो मुरलीधर किसको माना जाता है? तो हमारा ध्यान इसको पढ़ते ही जाता है मुरली को धारण करने वाला, जिसने मुरली को धारण किया था। तो किसने किया था? कृष्ण ने। तो यहाँ पर जो अर्थ है
मुरली को धारण करने वाला, तो तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो इस बहुब्रीहि समास में यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही उसका द्वितीय पद प्रधान होता है। यहाँ पर जो तीसरा पद होता है अर्थात उसका जो अर्थ निकल के आता है वही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर अर्थात पीले अंबर हैं जिसके, यानी पीले अंबर धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। वीणा पानी अर्थात वीणा धारण करने वाली कौन है? वीणा धारण करने वाली, वीणा हाथ में है जिसके, कौन है? सरस्वती। तो इस प्रकार नीलकंठ, एक उदाहरण से और समझते हैं। नीला कंठ है जिसका, तो किसका कंठ है नीला? शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो कौन है? भाई पूरे संसार में कौन है ऐसा जिसके 10 आनन हैं अर्थात सिर है? तो अनायास ही हमारा जो ध्यान है वो रावण की ओर चला जाता है। तो इस समास में प्रथम और द्वितीय कोई पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद ही प्रधान होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है जो इस समास की विशेषता है। अगला समास है द्वंद्व समास, और इसमें ये भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसके दोनों पद में योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर जो योजक होते हैं और, या, अथवा, तथा, एवं उनको हटा दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सुख और दुख को सुख दुख, दाल और चावल को दाल चावल, भाई और बहन को भाई बहन, माता और पिता को माता पिता। देखो बच्चों, द्वंद्व का तात्पर्य ही एक दूसरे का विलोम होता है। जहाँ पर द्वंद्व होता है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि विलोम बातें होती है, मतलब विपरीत बातें होती है। तो यहाँ पर मुख्यतः विपरीतार्थक शब्द अधिक आते हैं, तो बहुत आसानी से आप द्वंद्व समास समझ सकते हैं। तो आज की जो हमारा कार्यपत्रक है उसमें जो हमारा जो प्रश्न है वो हम एक बार देख लेते हैं कि आज के कार्यपत्रक पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है। तो वह है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर है माता पिता, आशुतोष। तो माता पिता आपने पहचान लिया होगा कि किस समास का भेद है। अभी मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं आशुतोष। तो आशुतोष भी आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। आशुतोष किसको कहते हैं? आशुतोष शिव को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा ये भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। दाल रोटी, यानी दाल और रोटी। तो यहाँ पर कौन सा समास है ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास है ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। पंच तत्व, पंच तत्व यानी कि यहाँ का जो प्रथम पद है, प्रथम पद में संख्यावाची है। तो संख्यावाची होने के कारण कौन सा यहाँ पर समास है ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो आप पहचान सकते हैं कि किसकी और। लंबोदर से तात्पर्य क्या है, ये किस समास से लिया गया है ये आप पहचान सकते हैं। भरपेट, यानी जिसका पेट भरकर, भरपेट, पेट भरकर, ये किस समास से लिया गया है ये भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने ये उदाहरण में भी लिया था। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद बनाइए और नाम भी लिखिए। तो पहला है नौ रात्रियों का समूह। तो यहाँ पर हमें संख्यावाची शब्द है,
तो संख्यावाची शब्द है, इसलिए आप आसानी से बहुत समझ सकते हैं कि संख्यावाची शब्द जो है किस समास में आता है। अगला है शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार मैंने आपको ये उदाहरण भी दिया था, इसका यथाशक्ति बन जाता है। अगला और किस समास में आता है ये आपको मैंने बताया था। देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति और किस समास में आता है ये आपको मैंने बता दिया था। ये अगला है दो सुतों का समूह, यानी जहाँ पर संख्या की बात आती है तो कौन सा समास बनता है ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए हैं। रथ को चलाने वाला, ये भी आप समझ सकते हैं कौन होता है रथ को चलाने वाला। अगला है धन से हीन, तो क्या बन जाएगा धनहीन। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से इसका लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत आसान शब्दों में और आपको बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको कार्यपत्रक अच्छे से समझ आ गया होगा और आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आज के कार्यपत्रक में इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में।